हेलो स्टूडेंट्स। 8 अगस्त के न्यूज़ टुडे एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हमेशा की तरह 5 बड़े न्यूज़ हैं जिसको हम लोग डिटेल में देखेंगे और कुछ संक्षिप्त न्यूज़ हैं। जो बड़े न्यूज़ हैं उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। उस पे अस्थायी समिति की रिपोर्ट आई है। अस्थायी समिति का मतलब यहाँ पे है कि जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, जो पार्लियामेंट में स्थायी समिति होती है, संसदीय स्थायी समिति, उसका रिपोर्ट आया है इस योजना के संदर्भ में। तो इसको हम लोग देखेंगे। गवर्नेंस से संबंधित आपका ये विषय। उसके बाद है एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। अभी ये उनके 100वीं जन्मतिथि के आधार पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका सम्मेलन का आयोजन किया और इसमें हम लोग प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कुछ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग नीति। स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग नीति हम लोग मतलब स्टील जो इंडस्ट्री है उसको हम लोग देखते हैं इन जनरल इकोनॉमी में। बहुत बार ये आपको बताऊंगा कि ज्योग्राफी में भी कहीं ना कहीं है, तो इसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद आरबीआई ने एयू बैंक को यूनिवर्सल लाइसेंस प्रदान किया। नाम से ही मालूम चलता है कि इकोनॉमी का टॉपिक है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नया सैन्य सिद्धांत जारी किया गया। सिक्योरिटी या फिर आपका सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में कुछ नहीं पूछेगा, तो इसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा कुछ संक्षिप्तियां हैं वो लास्ट में देखेंगे और एक आपका सुर्खियों में रहे स्थल है, बड़ा इंटरेस्टिंग जगह है, स्थल है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं पहले टॉपिक पे। पहला टॉपिक है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर अस्थायी समिति की रिपोर्ट। ये देखिए, गवर्नेंस जब आप पढ़ेंगे तो मेंस में आता है कि जो सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं उसके संदर्भ में आपको डिटेलिंग करना होता है। और जो फ्लैगशिप स्कीम है, छोटे मोटे स्कीम आपको प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, बड़े स्कीम भी प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, लेकिन बड़े स्कीम जो होते हैं मेंस में पूछने के चांस है। देखिए क्यों इसका पूछने का चांस है, 2000 ईस्वी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना स्टार्ट हुआ था और अभी 2025 है, तो कोई भी ऐसा योजना, कार्यक्रम, कानून जिसका 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल अगर जब पूरा हो तो उसको हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी संसदीय स्थायी समिति ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्टैंडिंग कमेटी है, उसने अपनी रिपोर्ट इस योजना के संदर्भ में प्रस्तुत किया है। मैं आपको ये भी समझा दूं कि पार्लियामेंट में कुल 24 डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है, DRSC। ऑब्वियसली आपको रट्टा तो नहीं मारना है, एक एक कमेटी याद नहीं करना है, लेकिन आपको ये समझ होनी चाहिए कि स्टैंडिंग कमेटी क्या है, ये समझ होनी चाहिए कि डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी क्या है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है, आप उसको अच्छे से करेंगे। प्रीलिम्स में पूछा जाता है पॉलिटी में, लेकिन यहाँ जो डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है जो 24 है, उसमें से जो इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी जो विषय हैं वो लोकसभा के अंदर इन जनरल आता है, और जो सामाजिक न्याय और पंचायती राज ये सब संबंधी है तो वो सब आपको राज्यसभा के स्टैंडिंग कमेटी के अंतर्गत आता है। तो इसको आप अच्छे से देखिएगा एक बार। चलिए, तो डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी ने जो दिया उसमें पहले हम लोग बैकग्राउंड देख ले। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ हुआ था, जैसा मैंने पहले आपको बताया, 2000 ईस्वी में, और ये केंद्र प्रायोजित योजना है। मैं पिछले क्लास में आपको बता चुका हूं कि जो योजनाएं हैं वो 3 प्रकार की हैं। एक तो केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएं, केंद्रीय क्षेत्रक, दूसरा केंद्र प्रायोजित जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और तीसरा राज्य क्षेत्रक। राज्य क्षेत्रक तो वो है कि भाई राज्य सूची या समवर्ती सूची पे राज्य अपना योजना निकाला, 100% पैसा राज्य देगा। उसी प्रकार से केंद्रीय क्षेत्रक में 100% पैसा केंद्र देगा, जो मुख्य रूप से संघ सूची विषय पे होता है, बहुत बार समवर्ती सूची पे भी होता है। लेकिन जो ये केंद्र प्रायोजित योजना है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसको CSS कहते हैं,
तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, इसमें कुछ पैसा केंद्र देता है, कुछ पैसा राज्य देता है। इन जनरल केंद्र 60% पैसा देता है और राज्य 40%। लेकिन जो विशेष जो राज्य हैं उसमें केंद्र 90% तक पैसा देता है और राज्य 10%। तो एक बार मैंने आपको ये डिटेल में बता दिया। अब ये जो अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री थे, 2000 ईस्वी में उनका सपना था कि हर गांव तक पक्की सड़क जाए। उसी संदर्भ में 2000 में शुरू हुआ और विभिन्न चरण में शुरू हुआ। तो पहला चरण कंप्लीट हुआ, फिर दूसरा, तीसरा और अभी चौथा चरण चल रहा है। तो इसके चौथे चरण के माध्यम से अभी जो 6 लाख से ज्यादा गांव हैं, तो उसमें से 25,000 गांव ऐसे हैं जो एकदम दूरगामी हैं, बहुत दूर हैं, जहां सड़क कनेक्टिविटी नहीं है। उसको 12 मासी सड़क संपर्क से जोड़ना है। प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना का जो चौथा चरण है, ये 2024-25 में शुरू हुआ था, 28-29 तक समाप्त होगा। और ऑब्वियसली इसका वित्त पोषण केंद्र सरकार 60 और राज्य सरकार 40। इसमें जो आगे बढ़ने के पहले ये भी आपको समझाऊं कि इस योजना में क्राइटेरिया है कि गांव का कोई बस्ती है, उस बस्ती जो प्लेन एरिया है उसमें 500+ पॉपुलेशन होना चाहिए। वहां तक उसकी कनेक्टिविटी उसकी कनेक्टिविटी 12 मासी सड़क तक होना चाहिए। जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें 250+ पॉपुलेशन हो कम से कम। और जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीम एरिया है, जहां नक्सलाइट मूवमेंट चल रहा है, जहां नक्सलिज्म का प्रॉब्लम है, वहां 100+ पॉपुलेशन हो। तो उस क्लस्टर को या उस टोला को, याद रखिए ये रेवेन्यू वाला ग्राम पंचायत या गांव नहीं है, ये आपके क्लस्टर हैं, बस्तियां। अच्छा वर्ड यहां बोलेंगे, बस्ती। तो जिस बस्ती का पॉपुलेशन 500+ हो या 250+ हो या 100+ हो, उसको 12 मासी सड़क से जोड़ना इसका क्राइटेरिया है। अब संसदीय स्थायी समिति, इसमें सांसद महोदय तो होते ही हैं, लेकिन उसके अलावा आपके विशेषज्ञ को बुला के भी गुप्त मीटिंग किया जाता है। तो इसका किसी भी टॉपिक पे अगर संसदीय स्थायी समिति का आपका रिपोर्ट आता है तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाना होता है। प्रीलिम्स में कहीं नहीं पूछेगा, लेकिन वो मेंस में जरूर पूछेगा, तो ध्यान रखिए। तो यहीं पे संसदीय स्थायी समिति का रिपोर्ट आया, उसका कहना है कि जो सड़क निर्माण के लिए जो जब टेंडर निकलता है और लोग बोली लगाते हैं, तो कंपटीशन रहता है कि मुझे मिले तो मुझे मिले। उस चक्कर में जो न्यूनतम लागत होना चाहिए उससे भी 25 से 30% तक कम बोली लगा देते हैं। अब 1 करोड़ खर्च होगा, बोली लगा दिए कितना, 75 लाख का। अब कैसे वो सड़क बनाएगा? उसके अलावा भ्रष्टाचार, भारत में आपको पता है, उसको कुछ लाभ भी होना चाहिए। तो 20-25 लाख में सड़क बना देता है, जिसकी गुणवत्ता बहुत खराब होती है। तो इसीलिए गुणवत्ता संबंधी चिंता है। इसीलिए इसमें रिकमेंडेशन आया कि जो भी कम बोली लगा रहा है उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर सड़क की गुणवत्ता खराब है तो उसका वो सिक्योरिटी पैसा सरकार को चला जाएगा। तो हमेशा उस पे ये प्रेशर रहेगा कि भाई बोली कम ना लगाएं, ज्यादा बोली लगाएं और गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी सड़क बनाएं। उसके बाद सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता बड़ा निम्न कोटि की है। तो कई स्थान पे सड़कों के निर्माण में उपयोग की गई सड़क निर्माण सामग्री की गुणवत्ता खराब है। मौसम का कठोरता, बारिश है, बाढ़ है ना, तो वो सब झेल नहीं पाता है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर झेल नहीं पाता है, बहुत ज्यादा यातायात के दबाव को नहीं झेल पाता है और सड़क टूट जाता है। तो इसलिए रिकमेंडेशन दिया गया है कि हर एक राज्य को अपने स्थानीय भौगोलिक परिस्थिति और परिवहन संबंधी आवश्यकता के अनुरूप ये क्राइटेरिया डिसाइड करना चाहिए कि सड़क का डिजाइन कैसा हो, सड़क की चौड़ाई कितनी हो। क्योंकि बहुत जगह ऐसा भी होता है कि जब ऊपर लेवल पे एसी कमरे में बैठ के सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स डिसाइड कर दिए कि पूरे राज्य में ऐसा ही सड़क बनेगा, इसी को कहा जाता है टॉप टू बॉटम अप्रोच, जो बड़ा गलत अप्रोच है। उसी को बोला गया कि हर एक राज्य को डिसाइड करने दीजिए। बहुत सारा गांव का सड़क होता है जहां बड़े बड़े ट्रक भी चलते हैं, तो इसलिए बोला गया कि उसकी थोड़ी मोटाई बढ़ानी चाहिए। 20 मीटर को बढ़ा के 20 मिलीमीटर को बढ़ा के 30 मिलीमीटर करनी चाहिए, ताकि बड़े बड़े जो ट्रक आते हैं तो उस कारण से धंसे नहीं सड़क और बर्बाद ना हो। उसके बाद परियोजना में देरी, खासकर वामपंथी उग्रवाद वाले क्षेत्र में
नक्सलाइट मूवमेंट वाले क्षेत्र में भूमि संबंधी मंजूरी लेना, धनराशि सरकार द्वारा जारी करना, इस सब के कारण बहुत देरी होता है और धीरे धीरे जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए केंद्र और राज्य के बीच समन्वय होना चाहिए और मंजूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना चाहिए ताकि टाइम पे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो। उसके अलावा यह भी बोला गया है कि भाई सर्वेक्षण आपका बहुत पुराना है, आप 2011 की जनगणना पे खेल रहे हो। 2011 की जनगणना अभी इसी चीज को 15 साल के आसपास होने वाला है। कितना पॉपुलेशन बढ़ गया, कहीं का पॉपुलेशन उठ के कहीं और चला गया, कहीं बाढ़ आ गया, कटाव हो गया, गांव समाप्त हो गया, कहीं और बस गए। लेकिन आप 11 का पॉपुलेशन लेके और सारा ये नीति निर्माण कर रहे हो। तो इसीलिए बेहतर है कि आप सड़क सर्वेक्षण कराइए जिसमें जनसंख्या के नवीनतम आंकड़े और अंतरिम जो इंटरिम जो जनसंख्या के आंकड़े हैं, आकलन हैं, उसको शामिल करना चाहिए। उसके बाद यह भी बोला गया है अधूरी कनेक्टिविटी। बहुत बार देखा गया है कि ये गांव है, अब इसको पक्की सड़क से जोड़ा गया, लेकिन गांव के पेरीफेरी को ही जोड़ा गया, उसके बाद छोड़ दिया। ये जो बस्ती है, दलित बस्ती है, यहां 2 किलोमीटर में है। अब उस दलित बस्ती तक जाने के लिए कोई पक्की सड़क नहीं है। तो ये भी देखा जाता है ग्राम सड़क योजना में कि भाई जो वंचित तबके का सड़क है, गरीब के टोला या बस्तियों का ये एरिया है, वहां तक सड़क पहुंच ही नहीं पाता है, गांव के बाहर तक पहुंच पाता है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसीलिए वास्तविक लाभार्थियों की पहचान करने की आवश्यक है। इसी को बोला जाता है गवर्नेंस में, आप मेंस में यूज करोगे, साक्ष्य आधारित नीति निर्माण। ये कीवर्ड नोट डाउन कर लीजिए, साक्ष्य आधारित नीति निर्माण, मतलब एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग होना बहुत जरूरी है कि ग्राउंड लेवल पे एविडेंस लें और उसके बाद नीति और पॉलिसी बनाएं। उसी को बॉटम अप अप्रोच भी कहते हैं, जो अच्छा माना जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन के संबंध में है और मुख्य रूप से एक जो सबसे फेमस पर्सनालिटी भारत में खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में रहे हैं, एमएस स्वामीनाथन। ये हैं आपके एमएस स्वामीनाथन, इसके संदर्भ में ये टॉपिक है। तो एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया और ये आयोजन इनके 100वें जन्मोत्सव पे हुआ। याद रखिए, एमएस स्वामीनाथन 1925 में जन्म लिए थे और 2023 में उनका स्वर्गवास हुआ। टोटल 98 साल जिंदा रहे। तो अभी 25 में उनके मरणोपरांत 2 साल बाद ये 100 साल उनके जन्म का हो गया, इसलिए वो समारोह मनाया गया। इस सम्मेलन की थीम थी सदाबहार क्रांति, जैव खुशहाली का मार्ग। आपसे कहीं नहीं पूछेगा, थीम भी नहीं पूछेगा, लेकिन चूंकि बहुत प्रमुख व्यक्ति हैं तो थोड़ा सा इनके बारे में इंफॉर्मेशन जानना जरूरी है। अभी क्या है कि उन्हें ये एमएस स्वामीनाथन, आपको बता दूं कि जो प्रेस्टिजियस सर्विस है, यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है, सिविल सर्विसेज जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं, इन्होंने क्रैक किया था। लेकिन उसी समय यूनाइटेड नेशन का कुछ फेलोशिप प्रोग्राम था जिसके तहत ये बाहर गए और वहां से शिफ्ट कर गए ये रिसर्च में। और इन्होंने आपको बताऊं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो भारत में हुआ उसके प्रणेता हुए। तो इनको ग्रीन रिवॉल्यूशन के सक्सेस के बाद उनको 1971 में रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया। ये रेमन मैग्सेस पुरस्कार एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। फिलीपींस सरकार ये देती है। यह इनको पहला विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 में भी मिला। 1994 में यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम का सासाकावा पर्यावरण पुरस्कार मिला। 1999 में यूनेस्को गांधी स्वर्ण पदक मिला। मरणोपरांत उनके स्वर्गवास के बाद अगले साल, मतलब स्वर्गवास के अगले साल और अभी से पिछले साल 2024 में भारत रत्न मिला। तो भारत रत्न आपको पता है कितना बड़ी बात है, तो इसलिए इनके बारे में जानना जरूरी है। ये योजना आयोग के भी सदस्य 1980 से 82 में रहे और संयुक्त राष्ट्र के विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग की अध्यक्षता भी की। फिलीपींस में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है, उसमें डायरेक्टर जनरल रहे, महानिदेशक रहे और ये एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के संस्थापक भी रहे हैं।
प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, मुख्य रूप से आपका भारत रत्न मैग्सेस अवार्ड, वो भी भारत रत्न इंपॉर्टेंट है। अब है इनका योगदान क्या था। तो आपको पता होगा हमें आजादी मिला, बड़े स्तर पे देश में गरीबी थी और उससे भी विकराल भूखमरी थी। वो जो विकराल भूखमरी थी वो बहुत बड़ा चैलेंज था नेशन बिल्डिंग के लिए, और ये भूखमरी जारी रही जिसका भारत के विदेश नीति पे बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता था। कभी रसिया बोलता था गेहूं देंगे, कभी अमेरिका बोलता था, ये सब कहानी आप सुने। अब 1960 के दशक में, और ये भी बता दूं एम एस स्वामीनाथन के जो पिताजी थे वो सेक्रेटरी थे, तो इस कारण से भी इनको थोड़ा ज्यादा स्वायत्ता मिली थी। 1960 के दशक में जो 1963 में नॉर्मल बोरलॉग मैक्सिको के एग्री साइंटिस्ट थे, उनके साथ मिलकर इन्होंने ब्रीडिंग कार्यक्रम शुरू किया और उसमें गेहूं में बौनेपन का जीन डाला और छोटे दाने वाला गेहूं बनाया, और ये गेहूं अधिक उपज देने वाला निकला। अब 1967 में शास्त्री जी, जय जवान जय किसान आपने सुना है, शास्त्री जी भारत के सबसे ईमानदार प्राइम मिनिस्टर माने जाते हैं, उन्होंने परमिशन दिया और 1967 में इन्होंने उस बीज का उपयोग से एक्सपेरिमेंट किया। और आपको पता है कि कितना जो भारत में विकराल भुखमरी का जो पूरे भारत शिकार थी, देखिए कैसे क्रांति हुई। मैं एक डेटा से बताता हूं, 1967 में जब इन्होंने शुरू किया तो उस 66 तक जो आपका ये था गेहूं का उपज था 5 मिलियन टन था। मात्र एक साल में, अगले साल ये बढ़ के 17 मिलियन टन हो गया, 3 गुने से अधिक। भारत जो एकाएक खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया, ये छोटा मोटा बात नहीं। इसके बाद माफ कीजिएगा, उसके पहले 1950 के दशक में ही इन्होंने पाला प्रतिरोधी आलू की किस्म को विकसित किया था, और भारत में जो नाजुक इंडिका चावल है उसको जापोनिका किस्म के साथ संस्करण कर अधिक उपज देने वाली चावल का किस्म बनाया था। सबसे फेमस ये हुए गेहूं के लिए। भारत में हरित क्रांति के प्रणेता माने जाते हैं। हाँ, शास्त्री जी का इसलिए बड़ाई होता है कि शास्त्री जी नेतृत्व करता थे, प्रधानमंत्री थे, तो उनका परमिशन होना जरूरी था। अब इनका आगे और क्या क्या इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। एक कॉन्सेप्ट दिया फसल कैफेटेरिया, बड़ा शानदार है, कीवर्ड की तरह आप इसको जगह जगह लिख सकते हो। इसमें अलग अलग प्रकार की फसलों को एक साथ लगाना, एक साथ उगाना, ताकि संतुलित आहार मिल सके और बेहतर पोषण प्राप्त हो सके। गेहूं के साथ आपका मक्के के साथ कोई और फसल लगा दिया, आलू के खेत में भी दूसरा फसल लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये फसल कैफेटेरिया का कॉन्सेप्ट लाए ताकि साग सब्जी सब साथ लगे और संतुलित आहार लोगों को मिले। सरल, माफ कीजिएगा, फसल वितरण कृषि विज्ञान का दृष्टिकोण उन्होंने दिया। इसमें जो एक निश्चित फसल कार्यक्रम होता है कि भाई आप इस समय गेहूं लगाओगे, इस समय चावल लगाओगे, ये उपज और खाद्य गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इन्होंने फसल चयन, विभिन्न प्रकार के फसल और उसका मिड मौसम मतलब मौसम के बीच में लगाने का संकल्पना दिया। उसके अलावा राष्ट्रीय किसान आयोग की अध्यक्षता भी किए। इनका रिपोर्ट आया जिसको हम लोग जानते हैं स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट या स्वामीनाथन रिपोर्ट। इन्होंने भारत में कृषि में कैसे उत्पादकता बढ़े, लाभप्रदता बढ़े और साथ में इन्वायरमेंट के अनुकूल हो, संधारणीयता बढ़े, इस रिपोर्ट में इन्होंने शामिल किया। इन्होंने कहा कि भाई किसानों की आय दोगुनी होनी चाहिए, जिसको वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार किया। तो एमएसपी को भी दोगुना करने का इन्होंने रिकमेंडेशन दिया है। तो मेंस में आपका जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी में 2 पार्ट है। एक पार्ट तो कोर इकोनॉमी होता है जहां बैंकिंग, इन्फ्लेशन ये सब पढ़ते हो। दूसरा पार्ट एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट होता है। तो एमएस स्वामीनाथन रिपोर्ट का वहां पे चर्चा होता ही है। तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे जब उन्होंने
और हरित क्रांति के प्रणेता थे ही, लेकिन उन्होंने देखा कि हरित क्रांति के माफ कीजिएगा, बड़ा नकारात्मक प्रभाव भी उत्पन्न हो रहे हैं, खासकर पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में। भूमि बंजर हो रही है, प्रदूषण, जल प्रदूषण बढ़ गया है, यही नहीं भूमिगत जल समाप्त हो रहा है, तो ये पर्यावरण के अनुकूल तो नहीं है। तो इन्होंने सदाबहार क्रांति, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन का संकल्पना दिया कि उत्पादकता बढ़ाइए फसल का, लेकिन वो पर्यावरण के अनुकूल हो। तो इन्होंने ये पारिस्थितिकी नुकसान के बिना ही उत्पादकता को सतत रूप से बढ़ाने का ये संकल्पना दिया, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। इसमें एवरग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या है कि जैविक कृषि हो, हरित कृषि को बढ़ावा दिया जाए, जिसमें इंटीग्रेटेड कीट प्रबंधन हो, इंटीग्रेटेड पोषक तत्व आपूर्ति हो, मतलब जहां पे आप जैविक रूप से कीट प्रबंधन या फिर पोषक तत्व आप दे रहे हो। ग्राम ज्ञान केंद्र, जहां फसल, पशुपालन आदि के समय और स्थान विशेष की जानकारी प्रदान हो जाए, लोगों को एक साथ इंफॉर्मेशन मिल जाए। जैव ग्राम की भी संकल्पना प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन और कृषि एवं गैर कृषि आजीविका पर ध्यान केंद्रित करना। तो इनका बुक आया था फ्रॉम ग्रीन टू एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, बड़ा फेमस बुक है। इसके क्रक्स को भी आप गूगल से पढ़ सकते हो, आपके मेंस के आंसर राइटिंग में एग्रीकल्चर वाले सेक्शन में बड़ा हेल्प होगा। मुख्य रूप से आपका ये सब मुख्य घटक ये सब कहीं नहीं पूछेगा, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन कीवर्ड के रूप में आप जगह जगह यूज कर सकते हैं। अब तीसरा जो टॉपिक है इकोनॉमी का ही टॉपिक है उसे आपको बता दें कि ज्योग्राफी में भी दो पार्ट है। एक तो कोर ज्योग्राफी है जहां फिजिकल और क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते हो, दूसरा है ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में भी एक चैप्टर है लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो लोकेशन ऑफ स्टील इंडस्ट्रीज, क्या क्या कारक हैं। कुछ स्टील इंडस्ट्री स्क्रैप बेस्ड इंडस्ट्री होते हैं, जैसे कि दिल्ली में, दिल्ली के आउटर साइड में स्क्रैप, जो दिल्ली से स्क्रैप मिलता है उससे नया स्टील बनाते हैं। तो वहां भी आपका ये सवाल पूछ सकता है, लेकिन इन जनरल इकोनॉमी में आपसे पूछा जाएगा। तो कोयला, खान और इस्पात संबंधी संसदीय अस्थायी समिति ने स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग नीति, एसएस स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी पर रिपोर्ट जारी की। फिर से अच्छा, ये बार बार संसदीय स्थायी समिति का रिपोर्ट रोज क्यों आ रहा है? क्योंकि भाई संसद चल रहा है। जब संसद चलता है तो जो स्टैंडिंग कमेटी का रिपोर्ट आपका खूब आता रहता है, इसलिए हाल के दिनों में खूब आप इस पे न्यूज पढ़ते हो। अब नाम से ही है, कोयला, खान, इस्पात, ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी है, तो ये लोकसभा से संबंधित आपका स्टैंडिंग डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी होगा। अब इसमें इस रिपोर्ट में पहले तो जो स्क्रैप नीति आई थी 2019 में, उसके क्या क्या उद्देश्य थे। सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना, एक होता है लीनियर इकोनॉमी। लीनियर इकोनॉमी मतलब खरीदा, यूज किया, फेंका, थ्रो। एक होता है सर्कुलर इकोनॉमी, खरीदा, यूज किया, रीयूज किया, उसको आपको रिसाइकल किया, ये प्रोसेस चलता रहता है। तो एक है लीनियर इकोनॉमी, एक है सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी में 6R का कॉन्सेप्ट है। हम लोग जब 12 में जब पढ़ते थे तो उसमें 3R पढ़ते थे, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। लेकिन बाद में 3R और जोड़ दिया गया। आपको मैं यहां मार्क कर रहा हूं क्योंकि सिर्फ यहीं पे इकोनॉमी में नहीं और भी जगह यूज होता है, तो इसीलिए इसको लिख लीजिए, रट जाना है। आपको हंसी लगेगा सुन के, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट। 6R क्या है? आप जब भी मेंस लिखोगे कहीं ना कहीं तो यूज होना ही है। क्या है? कम करना, रिड्यूस, पुनः उपयोग करना, रीयूज, रिसाइकल, पुनर्चक्रण, पुनर्प्राप्त, रिकवर, पुनः डिजाइन, रीडिजाइन और रीमैन्युफैक्चर। इससे सर्कुलर इकोनॉमी बनाने का कॉन्सेप्ट है, जिसमें क्या होगा कि लीनियर इकोनॉमी में क्या होता है कि अधिक से अधिक प्रोडक्ट या वस्तु बनाएं और इसको यूज करके फेंक दें। जैसे पेन, लिखो फेंको, है ना, लिखे और फेंक दिए। कितना प्लास्टिक उससे बर्बाद हो रहा है और एनवायरनमेंट पे कितना नेगेटिव इम्पैक्ट है। लेकिन जो आपका सर्कुलर इकोनॉमी में
जो 6R का कॉन्सेप्ट है उसमें आपने खरीदा और आपने उसको एक तो कम खरीदा जितना जरूरत है, उसको रीयूज किया, उसको यही साइकिल चलता रहता है। इससे क्या होगा कि ज्यादा वस्तु उत्पादन नहीं करने की आवश्यकता है। जितना कम वस्तु उत्पादन होगा उतना कम वायु प्रदूषण या फिर पर्यावरण को नुकसान होगा। दूसरी बात कि इसमें चूंकि आपका ज्यादा वस्तु उत्पादन करने की बात नहीं है, तो जो बहुत लीनियर इकोनॉमी में क्या होता है कि खासकर सॉलिड वेस्ट बहुत ज्यादा निकलता है, लेकिन सर्कुलर इकोनॉमी में सॉलिड वेस्ट कम हो जाता है, तो जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है वो आसान हो जाता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट था, मैंने ज्यादा एक्सप्लेन इसको किया। इसके अलावा ये भी इसका उद्देश्य था कि भाई जो स्क्रैप है उसको वैज्ञानिक तरीके से संग्रह किया जाए और डिसमेंटल किया जाए, उसका प्रसंस्करण किया जाए। प्रसंस्करण करने के बाद उससे लौह अलोह या अन्य धातु निकाला जाए, उसके बाद उसका विघटन और कतरन अच्छे से किया जाए। तो ये सब इसका उद्देश्य था। इस संबंध में क्या रिपोर्ट आया है उसको हम लोग देखेंगे। और किसका रिपोर्ट, जैसे मैंने कहा आपको स्टैंडिंग कमेटी का रिपोर्ट है। इस्पात स्क्रैप क्षेत्र पर व्यापक डेटाबेस का अभाव। अभी भी जो स्क्रैप क्षेत्र है या फिर जो कबाड़ी लिया जाता है, ऐसे मैं ओवरऑल कबाड़ की बात कर रहा हूं, उसका एक पार्ट है इस्पात कबाड़, लौह कबाड़, वो बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड है। उसके संदर्भ में डेटा बड़ा अच्छा नहीं है। जब तक आपके पास डेटा अच्छा नहीं होगा आप साक्ष्य आधारित नीति निर्माण अच्छा नहीं कर पाओगे, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। तो यहाँ पे स्टील स्क्रैप पर एक मजबूत डेटाबेस विकसित करना चाहिए, जहां पे ये मालूम चल सके कि कहां से कितना उत्पादन हो रहा है, कितना उपयोग हो रहा है, नीति कार्यक्रम, सारा डेटा के लिए एक समर्पित पोर्टल होना चाहिए। यही नहीं, जो प्रमुख देश इसमें काफी आगे हैं उनके भी आंकड़े होने चाहिए ताकि तुलना हो सके। अभी तक स्टील स्क्रैप के संबंध में कोई मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय नहीं है, तो इस्पात मंत्रालय को इसका नोडल एजेंसी बनाना चाहिए। औपचारिक स्क्रैप बाजारों का अभाव। जो स्क्रैप बाजार है वो बड़ा इनफॉर्मल है और उस पर काम करने वाले लोगों का भी बहुत ज्यादा शोषण होता है। देखिए, भारत में जितना भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो या आपको स्क्रैप बाजार हो, हर जगह जो कचरे जिसको आप नॉर्मली बोल देते हो उसमें इलेक्ट्रॉनिक कचरा भी आता है। लगभग 90% से ज्यादा उसके आसपास जो लोग काम करने वाले हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले हैं, अनौपचारिक क्षेत्र वाले हैं। वो बिना किसी सेफ्टी, बिना किसी गियर के वो काम नहीं करते हैं, मतलब बिना सेफ्टी बिना गियर के काम करते हैं। इस कारण से उनके स्वास्थ्य पे भी बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो बोला गया है कि इस अनौपचारिक स्क्रैप क्षेत्र को क्या किया जाए, औपचारिक किया जाए। जैसे ही औपचारिक होगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा, तो उसके कारण क्या होगा कि पूरा एक एक चीज, एक एक प्रोडक्ट का, एक एक जो उससे सामान निकला है उस सब का यूज दोबारा हो सकता है। इसके अलावा जो कबाड़ी हैं उनको, जो डिस्मेंटल करने वाले हैं उनको सहकारी समितियों में संगठित किया जाए, तो सहकारी समिति में संगठित करने से उनका नेगोशिएशन पावर बढ़ जाएगा। उसके बाद अभी तक स्क्रैप इंडस्ट्री को उद्योग का दर्जा नहीं मिला हुआ है, तो इस उद्योग का दर्जा मिले। जो इनमें जो कौशल अच्छा नहीं है, उनमें जागरूकता की कमी है, इसमें काम करने वालों का स्किल डेवलपमेंट किया जाए। इसके लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा जो कबाड़ प्रबंधन पर एक प्रमाणन कोर्स शुरू करना चाहिए ताकि लोगों को बेसिक ट्रेनिंग दिया जा सके। उसके अलावा जो इसमें काम करने वाले लोग हैं उसको प्रशिक्षित किया जाए, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उसको प्रशिक्षित किया जाए। और अभी भी जो जितना जो स्क्रैप इंडस्ट्री है वो उसमें तकनीक का यूज नहीं होता है, लोग हथौड़ा से तोड़ के एक एक उससे धातु निकालते हैं। तो इसमें इन केंद्रों को, निजी क्षेत्र वाले जो केंद्र हैं उनको प्रोत्साहन देना चाहिए सरकार को, ताकि जो नई तकनीक है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या ब्लॉकचेन है या कबाड़ ट्रेसेबिलिटी है या आपको इस्पात मिलों पर कबाड़ संग्रहण के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, तो ये सब तकनीक का बड़े स्तर पे जरूर यूज होना चाहिए। इससे ये इनफॉर्मल इंडस्ट्री से फॉर्मल की ओर बड़ा तीव्र गति से आगे बढ़ेगा, तब्दील होगा।
तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, आपको इसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में भी वो आप काफी पॉइंट्स लिख सकते हो। चलिए अब हम लोग जो आपका चौथा टॉपिक है, अभी आरबीआई ने एयू बैंक को यूनिवर्सल लाइसेंस प्रदान किया। एयू का फुल फॉर्म क्या है? कुछ नहीं है, नाम एयू है, इसको कोई फुल फॉर्म नहीं है। अभी एक दशक 10 साल बाद पहली बार किसी बैंक को यूनिवर्सल लाइसेंस प्रदान किया गया है। इससे पहले 2014 में आपको बंधन बैंक और आईडीएफसी बैंक, जिसको बाद में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बोलते हो, इसको यूनिवर्सल लाइसेंस दिया गया। तो बेसिकली ये यूनिवर्सल, पहले ये है क्या, मतलब अभी एयू बैंक है क्या? तो एयू बैंक आपका स्मॉल फिनांस बैंक है, इसको एसएफबी बोलते हैं। अब वो चेंज हो गया है यूनिवर्सल बैंक। तो स्मॉल फिनांस बैंक जो होता है उसको मेन वित्तीय समावेशन के लिए उसको लाइसेंस दिया जाता है, और वो जो माइक्रो फिनांस, छोटे छोटे फिनांस करते हैं, उससे वो लाभ कमाते हैं, और उनको सारे बड़े बड़े लोन देना या बड़े स्तर पे अपने यहाँ पैसा जमा करना, तो ये सब ये प्रतिबंध होता है। तो उनका जो स्मॉल फिनांस बैंक है उसका मुख्य फोकस है जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, जिन तक बैंकिंग नहीं पहुंचा है, जो साहूकार पे निर्भर है, उन तक पहुंचना और उनको आसान शर्तों पे ऋण देना। तो ये स्मॉल फिनांस बैंक है। या जब अब ये लाइसेंस, जब यूनिवर्सल लाइसेंस मिल गया है, तो व्यावसायिक बैंक की तरह, जैसे स्टेट बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, उस बैंक की तरह अब छोटे ऋण भी दे सकता है, बड़े ऋण भी दे सकता है, सारी वो सुविधाएं दे सकता है, जैसा एसबीआई या सेंट्रल बैंक या फिर आईसीआईसी बैंक देता है। अब हम लोग स्मॉल फाइनेंशियल बैंक से यूनिवर्सल बैंक में बदलने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, प्रीलिम्स, कहीं मेंस में नहीं पूछेगा, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10 साल बाद दिया गया है किसी बैंक को। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या क्या क्राइटेरिया, इसमें से क्राइटेरिया आपको प्रीलिम्स में ऑप्शंस में मिल सकता है। कम से कम 5 वर्ष का अनुसूचित बैंक का दर्जा होना चाहिए। स्टॉक किसी न किसी जो इसमें शेयर बाजार में उसको लिस्टेड होना चाहिए, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होना चाहिए। नेट वर्थ कम से कम 1000 करोड़ रुपए का होना चाहिए, और जो उसकी वित्तीय स्थिति है, पिछले 2 वित्त वर्ष में बैंक को निव्वल लाभ होना चाहिए, और उसके परिसंपत्ति गुणवत्ता में जो क्राइटेरिया है बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पिछले 2 वित्त वर्षों में उसका जो ग्रॉस एनपीए है और नेट एनपीए है वो क्रमशः 3% और 1% से कम या बराबर होना चाहिए। तो ये सब क्राइटेरिया है, प्रीलिम्स में आपको कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी पॉइंट दे सकता है। इसके अलावा और भी 2 पात्रता मानदंड हैं। प्रोमोटर संबंधी शर्त, कि जब ये बदलाव हो रहा है तो बदलाव के दौरान किसी भी नए प्रोमोटर को जोड़ना नहीं है, और किसी भी जो पहले से मौजूद प्रोमोटर है उसको हटाना नहीं है, बदलाव नहीं करना है। उसके बाद प्राथमिकता, विविध ऋण पोर्टफोलियो वाले स्मॉल फाइनेंस बैंक को प्राथमिकता इसमें दी जाती है, यूनिवर्सल लाइसेंस देने में दी जाती है प्राथमिकता। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक प्रीलिम्स में पूछ भी चुका है, फिर से पूछ सकता है प्रीलिम्स में। 2014-15 में जो बजट आया था, नई सरकार आई थी, तो उस बजट में, केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा की गई। वही उद्देश्य था वित्तीय समावेशन। इसमें कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी के रूप में इसको पंजीकृत किया जाता है, लेकिन लाइसेंस जो इसको मिलता है वाणिज्यिक काम के लिए, वो लाइसेंसिंग और विनियमन, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत किया जाता है। तो आपको यहां फंसा सकता है कि कंपनी एक्ट के तहत इसको लाइसेंस दिया जाता है, नहीं, लाइसेंस दिया जाता है लाइसेंस बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949। तो दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूंजी की आवश्यकता है, कम से कम 200 करोड़ रुपए का पूंजी होना चाहिए,
और इसमें बैंकिंग या वित्त के क्षेत्र में कम से कम 10 साल का अनुभव रखने वाला कोई भी भारतीय निवासी व्यक्ति, मतलब हो सकता है कि वो विदेशी नागरिक हो लेकिन भारत में निवास कर रहा हो, तो भारतीय निवासी व्यक्ति, कहीं भी भारतीय नागरिक नहीं लिखा है, ये ध्यान देना है आपको। तो मेंस में तो नहीं पूछेगा, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब बड़े टॉपिक में आज का लास्ट टॉपिक, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से नया सैन्य सिद्धांत जारी किया गया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने साइबर स्पेस ऑपरेशंस और एम्फीबियस ऑपरेशंस के लिए संयुक्त सिद्धांत जारी किया। आगे देखेंगे कि ये सब ऑपरेशंस क्या है। तो ये जो जारी किया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डीक्लासिफाई। तो भारत इसको पूरे डॉक्यूमेंट को डीक्लासिफाई किया है। इसका मतलब ही है कि भारत अपने जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है सैन्य में, उस दिशा में आगे बढ़ रहा है, उस क्षेत्र में प्रतिबद्ध है। अब साइबर स्पेस ऑपरेशंस के लिए जो संयुक्त सिद्धांत है ये क्या है, तो ये समझना है आपको कि जैसे आर्मी है उसमें अपना साइबर स्पेस है, उसमें अपनी टेक्नोलॉजी यूज होते हैं। जो एयरफोर्स है, जो नौसेना, नेवी है, उस सब के अपने अपने साइबर स्पेस हैं। अभी तक क्या है कि सबके अपने लोग उसमें काम करते हैं ताकि कभी साइबर स्पेस के संदर्भ में कोई आक्रमण आए तो उस पर वो काम करते हैं, लेकिन सबका काम अलग अलग है। इसको इंटीग्रेट करना कि जो थल सेना, नौसेना, वायुसेना में समन्वित ऑपरेशन को सक्षम करना कि साथ में काम करे साइबर स्पेस में। वो आक्रामक भी हो सकता है, साइबर स्पेस में अगर कहीं हमला करना है या फिर उन पे हमला हो रहा है तो रक्षात्मक भी हो सकता है। तो साइबर स्पेस संबंधी तीनों सेनाओं में क्षमता निर्माण करना, लेकिन उससे प्रमुख है क्षमता निर्माण तो करना है, लेकिन तीनों को इंटीग्रेट करना, एक ही साइबर स्पेस में लाना ताकि साथ में काम करें। इसमें खतरों के आधार पर योजना बनाया जाएगा, रेजिलियंस का निर्माण किया जाएगा, रियल टाइम खुफिया जानकारी ली जाएगी, संयुक्त साइबर क्षमता का विकास किया जाएगा। आपसे कहीं नहीं पूछेगा, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को बस आपको ध्यान में रखना है। मेंस में कहीं कीवर्ड में यूज कर सकते हैं, सवाल डायरेक्ट नहीं पूछेगा। अब दूसरा है आपका एम्फीबियस ऑपरेशंस के संयुक्त सिद्धांत। और एम्फीबियस ऑपरेशंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बड़े स्तर पे हुआ। जैसे अगर अमेरिका जापान में सेना भेज रहा है तो कैसे भेजेगा, तो सेना तो थल सेना है, तो वो अपना नेवी पे, शिप पे बैठा के टैंक के साथ, गोला बारूद के साथ भेजेगा। तो इसको बोलते हैं अब स्पेस टेक्नोलॉजी। अब आप एयरफोर्स भी सेना को, थल सेना को भेजती है। तो ये जो है आपका एम्फीबियस ऑपरेशंस कहलाता है। अमेरिका इसमें शुरू से काफी माहिर है, क्योंकि समुद्र के रास्ते में बहुत दूर है, वो बिल्कुल बीच में, उसको समुद्र के माध्यम से ही हर जगह लॉजिस्टिक भेजने होते हैं। तो इंटरऑपरेबिलिटी और त्वरित कार्रवाई पर जोर देना ताकि नौसेना, वायुसेना, थल सेनाओं के एकीकृत करके एम्फीबियस ऑपरेशंस के अपने क्षेत्र से समुद्र पार करके किसी और क्षेत्र में आपको सेना भेजना है। इसमें 2008 के संस्करण को संशोधित किया गया है। और जब ये युद्ध होगा तो आपको, अच्छा, एम्फीबियस क्षमता के खतरों को भी रोकेगा। अगर कोई देश अटैक करना चाह रहा है इस माध्यम से तो रोकेगा, लेकिन जब शांति काल है, युद्ध काल नहीं है, तो बचाव मिशन भारत करता रहता है, खासकर इंडियन ओशियन के क्षेत्र में अपने देश और दूसरे देश के नागरिकों के लिए, या फिर मानवीय सहायता आपदा राहत जिसको HADR कहते हैं, उसमें भी इस जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है उसका यूज किया जाएगा। अब CDS जो हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनका विविध नए सिद्धांत का विकास भी उन्होंने आगे शुरू किया है, जैसे सैन्य अंतरिक्ष ऑपरेशन, स्पेशल फोर्स ऑपरेशन, एयरबोर्न ऑपरेशन, इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस। तो ये सब कीवर्ड है, ध्यान रखना है, पूछेगा कहीं नहीं आपसे। अब ये इंपॉर्टेंट है कि ये इंटीग्रेशन क्यों करना चाह रहा है भारत, इंटीग्रेटेड अप्रोच क्यों लेना चाह रहा है। आज कहीं भी हम थल से, मार्ग से, मतलब जब भूमि से हम अटैक कर रहे हैं, मान लीजिए किसी देश पे,
तो उसमें किस प्रकार से एयरफोर्स काम करेगी। तो उसका अगर एक साथ काम करे, एक साथ कमांड हो, तो बहुत ज़्यादा उसमें संतुलन रहता है, बहुत ज़्यादा वो इंटीग्रेटेड अप्रोच रहता है, ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से आप दुश्मन पे हमला कर सकते हैं। तो संयुक्त बलों की संयुक्ता का अर्थ है कि तीनों सेनाओं की विशेषता का सम्मान करते हुए संसाधनों का समन्वित उपयोग। हो सकता है कि जो एयरफोर्स का संसाधन है वो थल सेना के लिए यूज हो जाए। आप देखते होंगे यूएस जब युद्ध लड़ता है तो ऊपर से एयरफोर्स अटैक करते रहता है जमीन पे, और नीचे से उसका थल सेना आगे बढ़ता रहता है। इसके अलावा भारत ने और भी कुछ पहलें की हैं ऑपरेशन तत्परता को बढ़ाने के लिए। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, आईटीसी, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड अभी अंडमान निकोबार में आपका एक है, लेकिन ये आगे प्लान है कि चीन के संदर्भ में एक इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड हो, आगे प्लान है कि पाकिस्तान के संबंध में इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड हो, एक आगे प्लान है कि पूरे इंडियन ओशियन के संबंध में इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड हो। आगे 6-7 इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का प्लान किया गया है, लेकिन अमेरिका तो पहले से ही अच्छा खासा इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाए हुए है। तो इसमें क्या होता है कि इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, उसमें एक ही व्यक्ति होता है उस थिएटर, उस एरिया के लिए हेड, चाहे वो नौसेना को भी कमांड दे रहा है, वो वायुसेना को भी दे रहा है, और वो आपको थल सेना को भी दे रहा है। इससे अप्रोच इंटीग्रेटेड हो जाता है, एक दूसरे का संसाधन का यूज करते हुए बड़ा अच्छे से आप अटैक कर पाते हैं या अपने देश की रक्षा कर पाते हैं। सैन्य कार्य विभाग डीएमए, इसकी स्थापना 2020 में की गई और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इसके सचिव होते हैं। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है। संयुक्ता के संदर्भ में तीनों सेनाओं में के बीच लॉजिस्टिक्स संबंधी एकीकरण के लिए भी 2021 में मुंबई, गुवाहाटी और पोर्ट ब्लेयर में 3 ज्वाइंट लॉजिस्टिक्स सेंटर स्थापित किए गए। उसके अलावा अंतर सेवा संगठन नियम 2025 जारी किए गए। चलिए अब हम लोग संक्षिप्तियों पे चलते हैं। 5-6 छोटे न्यूज हैं, उसको जरा देख ले। पहला न्यूज है अवाजा प्रोग्राम ऑफ एक्शन, जिसको एपीओए बोलते हैं। प्रीलिम्स में ऐसे बनता है कि अवाजा प्रोग्राम ऑफ एक्शन किससे संबंधित है। तो आईआर में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र स्थलबद्ध विकासशील देशों का सम्मेलन, लैंड लॉक्ड डेवलपिंग कंट्रीज। विश्व में टोटल 44 लैंड लॉक्ड डेवलपिंग कंट्रीज हैं, मतलब लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं। लैंड लॉक्ड का मतलब कोई देश है, उस देश के चारों तरफ कोई ना कोई देश है, इस देश का कोई भी जो सीमा है कोई खुला समुद्र से नहीं जुड़ता है, तो उसको लैंड लॉक्ड कहते हैं। खुला समुद्र याद रखिए। तो मतलब ये देश किसी देश की टेरिटरी के अंदर बना हुआ है। ऐसे भी तो अभी 44 आपके लैंड लॉक्ड कंट्री हैं, आपको प्रीलिम्स में एक बार पूछ चुका है लैंड लॉक्ड कंट्रीज। तो कम से कम एशिया में जो 12 लैंड लॉक्ड कंट्री हैं उसका नाम ध्यान होना चाहिए। इसलिए आसान है क्योंकि एक तो आपके पड़ोस में नेपाल और भूटान तो हैं ही, साथ में अफगानिस्तान, 3 देश तो ऐसे ही हो। उसके अलावा 5-6 देश जो सेंट्रल एशियन देश हैं सब लैंड लॉक्ड हैं, जैसे कि आपका उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सब लैंड लॉक्ड है। उसके अलावा मंगोलिया, तो आपका आर्मेनिया, अजरबैजान, सब लैंड लॉक्ड है। तो ये लैंड लॉक्ड का एक बार एशिया के संदर्भ में आप मैपिंग कीजिएगा। ऐसा भी होता है डबल लैंड लॉक्ड कंट्री, मतलब कोई देश ऐसा भी होता है कि एक देश है, इसके बाहर में एक देश है और इसके बाहर में एक देश है। ऐसे पूरी दुनिया में 2 देश हैं, पूरे दुनिया में 2 देश हैं जो जिसके बाहर में एक देश है, उसके बाहर में एक देश। तो आपको मैं होमवर्क देता हूं कि ये डबल लैंड लॉक्ड कंट्री 2 कौन कौन है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो इसमें यह सम्मेलन तुर्कमेनिस्तान में अवाजा में हुआ। अवाजा प्रोग्राम ऑफ एक्शन को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करेगा। अब देखिए लैंड लॉक्ड कंट्री के लिए बड़ा चुनौती होता है ओपन सी से कोई
जुड़ाव नहीं है तो व्यापार में बड़ा दिक्कत होता है। जिस देश के अंदर वो लैंडलॉक्ड है उस देश के साथ निर्भरता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो दिसंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से अपनाया इस एक्शन को, और इसमें लैंडलॉक्ड डेवलपिंग कंट्री के समक्ष विकास संबंधी जो दीर्घकालिक चुनौतियां हैं उसके समाधान के लिए व्यापक फ्रेमवर्क दिया। ये सब आपको आगे पूछेगा नहीं, यही पूछेगा कि आपको अवाजा प्रोग्राम ऑफ एक्शन किससे संबंधित है, लैंडलॉक्ड कंट्रीज से संबंधित। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, शी लीड्स प्रोग्राम। इसको इंग्लिश में पढ़िए, शी लीड्स प्रोग्राम, तो आपको समझ में आ गया। शी महिला के संबंध में है, लीड्स मतलब नेतृत्व करने के संबंध में है। यूएन वुमेन का एक प्रमुख क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। इसका दूसरा संस्करण का भारत ने अनावरण किया है। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, यूएन वुमेन बनाया ही गया है लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए। तो इसका उद्देश्य सार्वजनिक और राजनीतिक नेतृत्व में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए, ताकि जो महिलाएं हैं चुनाव के माध्यम से जीत के आ सकें, चुनाव लड़ने के लिए प्रोत्साहित हों और नेतृत्वकर्ता बने। अब प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपका यूएन वुमेन बड़ा इंपॉर्टेंट। कब स्थापना हुई? 2010 में, ताकि लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जाए, महिलाओं के अधिकारों, लैंगिक समानता और सभी महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। नेतृत्व फोकस है कहाँ? नेतृत्व, आर्थिक सशक्तिकरण, हिंसा से मुक्ति, और ये सब इसका फोकस है। तो फोकस ये सब चीज प्रीलिम्स में आएगा, आता नहीं है वैसे, ये बता दूं, लेकिन आएगा तो यूएन वुमेन नाम से ही आप खुद गेस कर सकते हो। नेक्स्ट संक्षिप्ति है तटीय पोत परिवहन विधेयक। संसद चल रहा है, विधेयक प्रस्तुत किया गया। संसद में भारत की तटीय अर्थव्यवस्था को, कोस्टल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए तटीय पोत परिवहन विधेयक लाया गया। विधेयक को कौन पेश किए? तो ऑब्वियसली जो केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री हैं उन्होंने प्रस्तुत किया। इनका उद्देश्य विदेशी जहाजों पर भारत का बहुत ज्यादा निर्भरता है उसको कम करना। इस विधेयक का क्या प्रावधान है कि जो तटीय पोत परिवहन से जुड़े कानूनी फ्रेमवर्क है उसको सरल बनाना, ताकि उस संदर्भ में निवेश आ सके। जितना आपका कानून सरल होगा, निवेश उतना, चाहे देश के अंदर से निवेश हो या फिर विदेशी निवेश। राष्ट्रीय तटीय और अंतर्देशीय पोत परिवहन का रणनीतिक योजना फ्रेमवर्क बनाना। इसका ये इंपॉर्टेंट है कि तटीय पोत परिवहन के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना। एक तो आपने क्या किया कि फ्रेमवर्क को सरल बना दिया और एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाया, तो उसके हेल्प से क्या होगा कि जो ऐसा मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट करने में इस क्षेत्र में सहूलियत होगी, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी रियल टाइम आधार पे डेटा मिल सकता है। तो उससे क्या होता है कि पारदर्शिता बढ़ती है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एड वेलोरम ड्यूटी। इकोनॉमी का है, एक बार आपका प्रीलिम्स में पूछ चुका है, दोबारा कभी पूछ सकता है, न्यूज में भी है, ट्रंप महोदय के संदर्भ में है, भारत के संदर्भ में। यूएसए ने भारत पर पहले 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था, अब दोबारा उसको बढ़ा के अगला 25% का अगला टैरिफ लगा दिया, लेकिन वो उसका नाम है एड वोलोरम ड्यूटी लगाने की घोषणा कर दी। तो भारत पे टोटल कितना लग गया? 50% का टैरिफ लग गया। तो एड वोलोरम ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू वैल्यू। हिंदी में क्या बोलते हैं? मूल्य के अनुसार। तो ये ड्यूटी लगा है, ये वस्तुओं के मूल्य के अनुसार। अगर दो प्रकार की ड्यूटी लगती है, एक तो संख्या या उसके मात्रा के आधार पर लग सकता है, जैसे कि प्रति गैलन इतना रुपया आपको टैक्स देना पड़ेगा प्रति गैलन, तो वो क्या हो गया? मात्रा के आधार पे हो गया। प्रति कार इतना टैक्स देना पड़ेगा, तो वो संख्या के आधार पे हो गया। यहाँ पे वैल्यू के आधार पे कि 100 रुपए पे इतना, 500 रुपए पे इतना, 1000 रुपए पे इतना आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा। तो ये एड वोलोरम ड्यूटी आपको वह शुल्क है जो आयातित वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य के प्रतिशत के रूप में लगाया जाता है, न कि उसके वजन या इकाइयों की संख्या के नाम। प्रीलिम्स में स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आपसे पूछा था 12-13 साल पहले, तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे,
लाइकेन एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मजेदार बात बता दूं आपको, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है 2014 में ये सवाल पूछा था लाइकेन के संदर्भ में। एनसीईआरटी में भी आपका ये दिया हुआ है। तो पश्चिम घाट में लाइकेन की एक नई प्रजाति की खोज हुई। ये प्रजाति का नाम आपको ध्यान में नहीं रखना है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अब लाइकेन के बारे में ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यही आपसे पूछा गया प्रीलिम्स में। लाइकेन वास्तव में एकल जीव नहीं है, मतलब कोई एक जीव नहीं है। ये दो प्रकार के जो घटक हैं उनका सहजीवी संबंध है। सहजीवी संबंध मतलब दोनों घटक एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। एक घटक क्या है? कवक, जिसको माइक्रोबायोन्ट कहते हैं, और कम से कम एक प्रकाश संश्लेषक सजीव जिसको फोटोबायोन्ट कहते हैं, वो शामिल होता है सहजीवी संबंध में। फोटोबायोन्ट में आपके सूक्ष्म शैवाल हो सकते हैं, जैसे हरा शैवाल या साइनोबैक्टीरियम, ये दोनों हो सकता है। तो दो घटक के सहजीवी संबंध से कवक बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए कि इसको चट्टानों या पत्थरों की सतह पर उगते हैं और मृदा का निर्माण में योगदान धीरे धीरे करता है। वायु प्रदूषण का पता लगाने के लिए बायो मॉनिटर के रूप में इसका उपयोग होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। लाइकेन औषधियों, इत्र, खाद्य पदार्थों, रंजक, इस सब में इसका यूज होता है, वो ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है बायो इंडिकेटर के रूप में इसका उपयोग होता है। तो हमेशा आप अपनी पढ़ाई को पीवाईक्यू से लिंक कीजिएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद स्टारफिश, फिर से एनवायरमेंट से रिलेटेड ये टॉपिक है। चर्चा में क्यों है कि एक रिपोर्ट आया, उसमें बोला गया कि विब्रियो पेक्टेनिसिडा नामक बैक्टीरियम से स्टारफिश मर रहे हैं। अब ये जो आपको बैक्टीरियम है, ये हैजा के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया से संबंधित है। इसमें स्टारफिश के बारे में जान लीजिए कि एक शूल चर्मी है, ये सितारे जैसे आकार के हैं, इसलिए इसको सी स्टार कहते हैं, स्टारफिश कहते हैं। ये ज्यादातर खाते एक शिकारी होते हैं और मसल्स और क्लैम्स जो अकशेरुकी जीव हैं उसको खाते हैं। मजेदार बात क्या है कि अगर स्टारफिश में कोई इसका पार्ट काट दो तो वापस पुनर्जीवित हो जाते हैं। बड़ा शानदार है कि अधिकतर स्टारफिश प्रजातियां अपने क्षतिग्रस्त या खोई हुई भुजाओं को फिर से उगा सकती हैं। इनमें ब्लड नहीं होता है, खून नहीं होता है। इनके शरीर में पोषक तत्व और ऑक्सीजन का जो परिवहन है जल संवहनी तंत्र के माध्यम से होता है, समुद्री जल द्वारा होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण शिकारी हैं, इसलिए समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को बैलेंस बनाने में, संतुलन बनाने में इनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वर्जिन पॉलीमर्स। जैसा नाम से है, वर्जिन मतलब शुरुआत, पॉलीमर्स। तो अभी एक अध्ययन, एक रिपोर्ट में आया कि भारत जो 4 वर्जिन पॉलीमर्स हैं उसके उत्पादन में 4% का योगदान करता है वैश्विक स्तर पे, और चाइना इसमें फर्स्ट नंबर पे है। वर्जिन पॉलीमर क्या होता है? ये प्लास्टिक सामग्री होती है जिसे प्राकृतिक गैस या कच्चा तेल, जो आप कच्चे तेल से, प्राकृतिक गैस या कच्चा तेल का आप ये करते हो, निकालते हो उससे पेट्रोलियम, डीजल, ये सब, तो उससे आपका ये बनता है। तो कच्चे पेट्रोकेमिकल स्रोतों से सीधे तैयार किया जाता है। प्लास्टिक सामग्री का पहले कोई उपयोग या प्रोसेस नहीं हुआ होता है। मतलब ये जो वर्जिन पॉलीमर्स हैं इसका पहले से कोई उपयोग नहीं हुआ है, पहले से कोई इसका प्रोसेस नहीं हुआ है। एक चीज समझना है कि चूंकि ये कोई उपयोग पहले से नहीं हुआ है तो इसमें एकरूपता होती है, इसमें अशुद्धियां बड़ी कम होती है। उदाहरण में पॉलीइथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीइथाइलिन टेरेप्थेलेट, पॉलीएस्टाइलिन, पॉलीकार्बोनेट। तो अगर आपसे पूछेगा कि भाई वर्जिन पॉलीमर क्या है, कभी कभी पूछ देता है, तो उसमें से ये ऑप्शन भी दे सकता है। तो एक बार बस नाम ध्यान रखिएगा। ये पैकेजिंग सामग्री, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, वस्त्र, चिकित्सा उपकरण, ये सब में यूज इनका होता है। इनका एक समान गुण होता है, अशुद्धियां नहीं पाई जाती है और बेहतर यांत्रिक मजबूती, ज्यादा मजबूत होता है। और
पर्यावरण के लिए ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि वर्जिन पॉलीमर से आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो वर्जिन पॉलीमर बनाने में ही पर्यावरण का बड़ा नुकसान होता है। लेकिन कोई प्लास्टिक का पहले से उत्पाद है, उसको प्रोसेस करके नया उत्पाद बना रहे हो तो कार्बन फुटप्रिंट कम रहता है। तो रिसाइकल्ड पॉलीमर्स की तुलना में इसका कार्बन फुटप्रिंट अधिक होता है। उत्पादन के लिए गैर नवीकरणीय जीवाश्म संसाधनों पर निर्भर है। ठीक है, अब संक्षिप्ति में है निकल तांबा प्लेटिनम समूह तत्व NiCu PgE, NiCu PgE और नीचे सल्फाइड। तो चर्चा में क्यों है कि छत्तीसगढ़ का एक जिला है महासमुंद, उसमें एक ब्लॉक है भालूकोना जमनीडीही ब्लॉक। इसमें भारत में पहली बार जो निकल तांबा प्लेटिनम समूह तत्व के सल्फाइड की खोज हुई है। प्रीलिम से पूछ सकता है कि इसका उपयोग क्या है। तो जो निकल है उसका उपयोग स्टेनलेस स्टील बनाने में होता है, मिश्र धातु बनाने में होता है, आपको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में बैटरी बनाने में होता है। तांबा विद्युत वायरिंग के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, प्लम्बिंग में, हर जगह ये यूज होता है। PgE आभूषण में सुने होंगे कि प्लैटिनम का ये आपका अंगूठी है ना, तो आभूषण में, उत्प्रेरक में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, हाइड्रोजन फ्यूल सेल में इसका यूज होता है। ये जो खनिज हैं एक रणनीतिक मूल्य रखते हैं, क्योंकि इसका उपयोग न्यू टेक्नोलॉजीज जो स्वच्छ ऊर्जा के संदर्भ में, इलेक्ट्रॉनिक्स के संबंध में यूज होता है। तो इसीलिए रक्षा क्षेत्र में होता है। इसीलिए जो हम लोग एनर्जी ट्रांजिशन करना चाह रहे हैं, जैसे कि डीजल और पेट्रोल आधारित जो व्हीकल है उससे ट्रांजिशन करके बैटरी आधारित या ई व्हीकल में ट्रांजिशन करना चाह रहे हैं, वहां ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। अब एक आपका चर्चा में रहा स्थल है, उसको जरा देखेंगे। स्थल का नाम है टुवालू, राजधानी क्या है? फुनाफुटी। ये प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशियन में, ऑस्ट्रेलिया से पूर्व में है और इधर हवाई द्वीप है उसके पश्चिम में। टुवालू इस तरह के जितने द्वीप हैं उस पर सबसे बड़ा अभी समस्या ये है कि आने वाले 40-50 साल में जो जलस्तर समुद्र का बढ़ रहा है तो ये सब द्वीप ही समाप्त हो जाएगा, मालदीव समाप्त हो जाएगा, उसी प्रकार से टुवालू पूरा जलमग्न हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इसको देखते हुए टुवालू ने 2023 में ऑस्ट्रेलिया के साथ फाले पीली यूनियन ट्रीटी किया था, एक संधि किया जिसके तहत हर वर्ष 280 टुवालू वासियों को ऑस्ट्रेलिया के अस्थायी निवास का अधिकार प्रदान किया जाएगा, ताकि धीरे धीरे जो टुवालू के लोग हैं ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि वहां रहने के लिए जगह नहीं बचेगा। हर ऐसा समुद्री द्वीपीय देश कुछ ना कुछ ट्रीटी कर रहा है, ताकि क्योंकि यहाँ की जनसंख्या भी कम रहती है। टुवालू को पहले एलिस द्वीप समूह कहा जाता था। यह दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। हवाई द्वीप ऑस्ट्रेलिया से बराबर दूरी पे है। अब ये 9 द्वीपों से मिलकर बना है। ये सब आपसे कहीं नहीं पूछेगा कि उत्तर में कौन सा द्वीप है, दक्षिण में कौन सा द्वीप है। लेकिन यहाँ का जो जलवायु है, देखिए किस प्रकार से, कितना छोटा सा द्वीप है, एक पतली सी हवाई पट्टी है, उसके दोनों तरफ ये निवास है लोगों का, और किस प्रकार से द्वीप धीरे धीरे डूब रहा है। और जब आपका समुद्री तूफान आता होगा तो एक एक घर प्रभावित होता होगा। जलवायु उष्णकटिबंधीय है, लेकिन व्यापारिक पवनों का प्रभाव है जो संतुलन पैदा करता है। समुद्री जो जल स्तर बढ़ रहा है, मृदा का लवणता, क्योंकि समुद्री जल अब इसके मृदा में जा रहा है तो मृदा की लवणता बढ़ रही है, जिसका बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो ये आपके सारे टॉपिक समाप्त होते हैं। आपको पसंद आया होगा ये मैं आशा करता हूं। अब आपके स्क्रीन पे जो आज के जो क्वेश्चंस हैं प्रीलिम्स ओरिएंटेड वो आ रहे होंगे, आप उसको पढ़िए, उसको सॉल्व कीजिए, कमेंट बॉक्स में वो उत्तर लिखिए, हम लोग पढ़ते हैं आपका उत्तर। एक चीज और है कि बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर इसका नोट्स कैसे बनाऊं। आपको कोई नोट्स नहीं बनाना है। आपको जो भी ये जो विजन का न्यूज टुडे नाम से डेली मैगजीन आता है 4 या 5 पेज का, तो जब तक ये वीडियो रिलीज हो रहा है तब तक वो विजन के पोर्टल पे अपलोड हो जाता है। मैं हमेशा कहता हूं कि प्रिंट आउट लेके आप उसको पढ़िए, और जहां मैं एक्स्ट्रा बात बताऊं वहां पे वैल्यू एडिशन जरूर कीजिए, खासकर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से।
प्रीलिम्स के लिए तो जो उसमें लिखा हुआ है उसी पे आपको ध्यान देना है। थैंक यू।